जब से भाई की शादी हुई थी, भाभी रोज रात 10 बजे मुझे मैसेज करती कि जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊंगी। मैं भाभी के कमरे में जाती तो भाई कमरे के बाहर बैठे रो रहे होते। मैं भाई से रोने की वजह पूछती तो भाई मुझे कुछ ना बताते, और फिर जब मैं भाभी के पास जाती तो वो कहती, तुम मुझे अकेला मत छोड़ना वरना मैं मर जाऊंगी। मैं भाभी के साथ बैठ जाती। कुछ देर बाद अब्बा कमरे में आते और मुझे कमरे से निकाल देते कि तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तभी भाभी रोने लग जाती। अब्बा के कहने पर मैं अपने कमरे में आ जाती, मगर घर में क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक रात भाभी के कमरे से चीखों की आवाजें आईं तो मैं दौड़कर गई, मगर ये देखकर मेरे जिस्म से जान निकल गई कि भाभी तो मेरा नाम सोबिया है। मेरी भाभी बहुत ही हसीन थी और आज मेरे भाई की शादी का दिन था। मैं भाभी को उनके कमरे में छोड़ने के लिए जा रही थी। मेरे साथ बाकी लड़कियां भी थीं। मैंने देखा आंखों आंखों में भाभी मुझे इशारा कर रही थीं। मैंने सोचा कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। तभी मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। वो कहने लगी, बाकी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दो, मगर तुम यहीं रहो। मैं हैरान थी। अमूमन दुल्हन तो अपनी नंदों से बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन भाभी पहली रात ही मुझसे कोई राज कहना चाहती थी। मैंने बाकी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया। भाभी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। क्या बात है भाभी, आप परेशान लग रही हैं। मेरी बात सुनते ही भाभी फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ, क्या हुआ। मैं तो और ज्यादा परेशान हो गई। भाभी का हाथ पकड़कर पूछा तो वो मजीद रोते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ना, मैं मर जाऊंगी। भाभी, आप क्यों मरेंगी, मेरा भाई आपके साथ है, आप लोगों का निकाह हुआ है, इसमें रोने वाली क्या बात है। मेरी बात सुनकर भाभी ने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ये दिन हर लड़की की जिंदगी में आता है, मगर जब मैं उठकर जाने लगी तो भाभी ने पांव पकड़ लिए और बोली, मैं रुस्वा और जलील हो जाऊंगी। क्यों रुस्वा होंगी आप, मेरा भाई बहुत प्यार करने वाला इंसान है। मेरी बात सुनने के बावजूद भी भाभी के रोने में कोई कमी नहीं आई थी। तभी अचानक से मेरे अब्बा कमरे में दाखिल हुए थे। मैंने नजर उठाकर देखा तो चौंक गई थी। अब्बा बहुत गुस्से में लग रहे थे। भाभी ने एक नजर अब्बा को देखा और फिर यूं नजरें झुका ली जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते हों। अब्बा ने नफरत से भाभी की तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़कर बोले, चलो बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ, रात बहुत हो गई है। अब्बा ने गुस्से से भाभी की तरफ देखा था। नहीं अब्बा, भाभी तो बस अकेले में घबरा रही थी, इसलिए मुझे कहती हैं कि मैं उनके साथ रहूं। मैंने सोचा कि मैं भाभी के कमरे में ही रुक जाऊं। अब्बा ने मुझे कहा, तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं बाहर आई तो अब्बा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकाले और कहने लगे, ये लो बेटी, अब तुम जाओ। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैंने कहा, अब्बा, आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं। इसलिए बेटी, ताकि तुम मेरी बात मान लो। अब्बा ने मुझसे कहा तो मैं और ज्यादा परेशान हो गई। कौन सी बात अब्बा, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। मेरी बात पर अब्बा गहरी नजर से मुझे देखकर बोले, बेटा, आइंदा तुम्हारी भाभी तुम्हें जो मर्जी कहे या तुम्हारी मिन्नत करे कि तुम उसके पास रुक जाओ, मगर तुम उसकी कोई बात ना मानना और तुम भाभी के कमरे में उस वक्त नहीं आओगी। तुम्हें क्या जरूरत है अम्मा बनकर उसके सारे मसले देखने की। मैं सोच रही थी कि अब्बा मेरे साथ ही वापस आएंगे, लेकिन अजीब बात थी, अब्बा मेरे साथ कमरे में वापस आने की बजाय वहीं पर खड़े रह गए। मुझसे सब्र ना हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये जानकर हैरत हुई थी कि अब्बा तो भाभी के कमरे में जा रहे थे। अजीब बात है, मुझे वहां से निकाल कर खुद ही कमरे में जा रहे हैं। ये क्या बात हुई। मैं गुस्से में अम्मी के कमरे में आ गई। मैंने उन्हें कहा कि अब्बा ने मुझे पैसे देकर भाभी के कमरे से निकाला है और खुद उनके कमरे में चले गए हैं। ये देखकर अम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा हैं, उस लड़की के ससुर हैं, अगर चले गए हैं तो इसमें ज्यादा हैरानगी की बात नहीं है। अब्बा के चेहरे पर परेशानी तो थी, पर अम्मा ने मुझे तो ये कह दिया था कि तुम छोटी हो, इन मामलात में ना उलझो। लेकिन मेरे दिल में एक बात थी,
जो कि वहीं की वहीं रह गई। रात को मुझे नींद ना आई तो मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी कि भाई रात के इस पहर अपने कमरे में होने की बजाय बाहर लॉन में बैठे रो रहे थे। मैं उसे देखकर हैरान हो गई। इस वक्त तो उसे अपनी बीवी के पास होना चाहिए। भाई यहाँ क्या कर रहा है? यानी वो अपनी बीवी से खुश नहीं है। ये सोचते ही मैं आगे बढ़ी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि भाई की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने भाई को पुकारा, क्या बात है भाई, तुम लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो? मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा। तुम भी अब्बा की चमची हो, चली जाओ यहाँ से। भाई गुस्से से बोल रहा था। क्यों जाऊं भाई, मुझसे अपना मसला शेयर करो। भाई कहने लगा, जल्दी जाओ, जाकर माचिस लेकर आओ। भाई की ये बात सुनकर मैं किचन में भागी, माचिस लेकर आई। मगर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब भाई ने अब्बा का दिया हुआ तोहफा अपने सामने रखा और आग जलाकर उस पर रखने लगा। भाई क्या बात है, तुम अब्बा का दिया हुआ तोहफा क्यों जला रहे हो? मैं हैरान होकर बोली। मैं लगी हुई आग को बुझाने लगी जिसे भाई जलाने की कोशिश कर रहा था। अब्बा ने तुम्हें शादी के तोहफे के तौर पर इतना प्यारा कुर्ता दिया है, तुम इसे क्यों जला रहे हो? ये बात मुझे समझ नहीं आई। तुम अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। भाई का गुस्सा देखकर मैं सहम गई थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आई। सुबह 5 बजे मेरी आंख दोबारा खुल गई। मैं उठकर बाहर गई तो देखा अब्बा जाग रहे थे। अब्बा के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। मैं किचन में जा रहा हूँ। अब्बा मुझे देखते ही बोले, मैं अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। भाई असल बेटियां तो बहुएं होती हैं, अपनी बेटियां तो पराया धन होती हैं। अब्बा ये कहकर किचन में चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे आई। देखा तो अब्बा वाकई में ही नाश्ता बना रहे थे। अब्बा, आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है? मैंने पूछा तो अब्बा ने बड़ी ही गहरी नजर से देखकर मुझे जवाब दिया, क्योंकि वो मेरे बेटे की बीवी है, मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? सासें तो वैसे भी जहर उगलती हैं और तुम्हारी माँ का कोई भरोसा नहीं कि वो अपनी नई बहू के साथ कैसा सलूक करे। अब्बा ऑमलेट बनाने लगे, तभी अम्मा भी उठकर आ गई थी। अम्मा का चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था। कोई बात नहीं बेगम, ऐसा हो जाता है अक्सर। अब्बा ने जब देखा कि मैं भी किचन में खड़ी हूँ तो मुझे वहां से बाहर जाने का कहा। 2 दिन से घर में अजीबो गरीब काम हो रहे थे। मुझे किसी के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि भैया और भाभी अपने कमरे से निकलते दिखाई दिए। भाभी ने सफेद रंग का जोड़ा पहन रखा था, कोई बनाव सिंगार भी नहीं किया हुआ था। मैं उन्हें देखकर चौंक गई थी। अमूमन एक दिन की दुल्हन बहुत सजी संवरी होती है, बल्कि वो दुल्हन की तरह ही लगती है। लेकिन भाभी का तो चेहरा ही उतरा हुआ था और भाई का मुंह अलग लटका हुआ था। वो दोनों किचन की तरफ जा रहे थे। उन्हें निकलता देखकर मैं भी उनके साथ हो ली। मैं भी नाश्ते की मेज पर आकर बैठी तो अब्बा मुझे घूर कर देखने लगे। तुम फिर आ गई। मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने अपनी भाभी के साथ नहीं बैठना। मैंने तुम्हें रात को पैसे भी दिए थे, यही बात कही थी कि इस मामले से दूर रहना। लेकिन बेटा, तुम पर मेरी बात का असर क्यों नहीं होता? ये बात अच्छी तरह अपने जहन में डाल दो। अब्बा की बात सुनकर भाई ने नागवारी से अब्बा की तरफ देखा था। अब्बा, ये मेरी भाभी हैं और भाभियां बहनों की तरह होती हैं। मैं अपनी बहन के साथ बैठूंगी, मैंने चीख कर कहा तो अब्बा कुछ नहीं बोले। मैंने भी वहीं बैठकर नाश्ता किया। अजीब सी खामोशी थी जो मुझे अंदर ही अंदर काट रही थी। अभी 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दस्तक सुनकर भाई ने बाहर की तरफ देखा तो भाभी का भी खून खुश्क हो गया। इस वक्त कौन आ गया है? भाई के पीछे पीछे भाभी भी बाहर चली गई थी, जबकि अब्बा भी उनके साथ ही चले गए। मैंने अम्मा से कहा कि हम भी चलकर देखते हैं। अम्मा बोली कि खबरदार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इसी चीज के पैसे दिए थे कि तुम इस मामले से दूर रहो, फिर तुम्हें क्या जरूरत है उनके पीछे जाने की? चुप करके यहीं बैठी रहो। 5 मिनट गुजर चुके थे, ना जाने दरवाजे पर कौन था। काफी देर हो गई थी और भाई वापस नाश्ते की मेज पर नहीं आए थे। तभी मुझे भाभी की एक चीख सुनाई दी। मैं वहां से बाहर जाने लगी
کہ तभी अब्बा वापस हमारे कमरे तक आए और बाहर से कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। मैं बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब्बा ने दरवाजा नहीं खोला। यहाँ तक कि काफी देर गुजर गई। मुझे भाभी की दर्दनाक चीखों की आवाज अपने कानों में पड़ती सुनाई दी थी। अब्बा आखिर बाहर क्या कर रहे हैं? माँ, तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? मैंने माँ को झिझोड़ते हुए कहा तो माँ की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैं कुछ नहीं कह सकती बेटी, मुझे अपना घर आबाद रखना है। अच्छी औरतें घर जोड़ कर रखती हैं, घर को तोड़ती नहीं हैं। तकरीबन आधा घंटा इसी तरह गुजर गया। मैं भाभी का इंतजार करती रही, लेकिन भाई ने दरवाजा नहीं खोला। मैं बेताब से बाहर निकली। खबरदार जो इस घटिया औरत के कमरे में गई, अब्बा ने मुझे टोकते हुए कहा था। अब्बा, अब भाभी को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इस घर में सुकून नाम की कोई चीज कभी आ ही नहीं सकती। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मुझे भाभी की बहुत ज्यादा फिक्र थी। उस दिन भाभी ने सब घर वालों से छुप कर मुझे कहा कि तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दो, मैं रात को तुम्हें मैसेज करूंगी, फिर तुम मेरे कमरे में आकर सारा तमाशा देख लेना। उस रात भाभी ने मुझे मैसेज किया तो मैं उनके कमरे में जाने लगी। दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से भाभी के रोने की आवाजें आ रही थी, मगर अब्बा ने देख लिया और उन्होंने डांट कर मुझे वापस भेज दिया। अगले रोज अब्बा के इधर उधर होने के बाद मैं भाभी के कमरे में गई। मैं भाभी से पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, वो रो क्यों रही थी, इतना ऊंचा ऊंचा चिल्ला क्यों रही थी, पर भाभी के कमरे का दरवाजा बंद था। मैं ये देखकर मायूस हो गई थी। जैसे ही मैंने कमरे के साथ कान लगाकर सुना तो भाभी की हल्की हल्की सिसकने की आवाजें अब भी आ रही थी। मैंने भाभी के दरवाजे को बहुत बार बजाया, मगर आज उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इतने में घर के दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब शातराना मुस्कुराहट थी। वो बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं उसे अंदर ले आई। वो अम्मा से कहने लगी कि क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तुम्हारी बहू के चीखने की आवाजें आ रही थीं। गजब खुदा का, शादी को 4 दिन हुए नहीं और तुम लोगों ने ये तमाशे शुरू कर दिए हैं। अम्मा की ये बात सुनकर सर झुक गया था। अम्मा कहने लगी, ये मेरे शोहर का मामला है, मैं इसमें नहीं बोल सकती। वो औरत मुंह पर हाथ रखकर बोली, ये तो तुम्हारे बेटे का मसला है बीबी, तुम्हें कुछ करना चाहिए। अम्मा उसकी बात सुनकर वहां से उठ गई थी। मैंने देखा अम्मा जाकर अपने कमरे में रो रही थी। वो औरत वापस चली गई। मैं अम्मा को आकर समझाने लगी कि आपके रोने धोने से मामला ठीक नहीं हो जाएगा, और फिर आप मुझे भी तो नहीं बताती हैं कि असल मामला क्या है। बस बेटी, तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। ये कहकर अम्मा ने चादर ओढ़ ली और बिस्तर पर सो गईं। अब मैं उन्हें क्या जगाती। इतने में भाभी के कमरे से आवाज आई। वो मुझे बुला रही थी। मैं उनके कमरे में गई तो कहने लगी कि मुझे एक कलम और कागज लाकर दो। मैंने जाकर उनको कलम और कागज लाकर दिया। भाभी बहुत परेशान लग रही थी। कमरे का दरवाजा उन्होंने फिर से बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आ गई थी। शाम तक भाई आया तो भाभी का चेहरा भी लटका हुआ था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, भाई, अम्मा और अब्बा को हुआ क्या है। लेकिन रात को एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि भैया के कमरे से चीखों की आवाज आने लगी। अब की बार भाभी नहीं बल्कि भैया रो रहे थे। मैं बाहर निकली तो भैया अपना सर पीट रहे थे। वो अब्बा के कमरे की तरफ भागे और कहने लगे, अब्बा, मेरी बीवी नौशीन मर गई है। अब्बा, नौशीन की हालत बहुत बुरी है, नौशीन को बचा लो। भाई की बात सुनकर अब्बा भी अपने कमरे से भागे भागे आए। भाभी कमरे में ऊंधे मुंह पड़ी हुई थी। मैंने देखा भाभी के मुंह से खून निकल रहा था। मैं ये देखकर बहुत रोई थी। भाई ने अब्बा से कहा कि वो अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाना चाहते हैं, पर अब्बा ने उन्हें इशारे से खामोश करवा दिया। अब्बा बोले कि बेटा, इसे बिल्कुल अस्पताल लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारी बीवी ने खुद कोई जहरीली चीज खाकर अपनी जान ले ली है। ये कहकर अब्बा ने उनकी आंखें बंद कर दी थीं। भाभी बहुत खूबसूरत थी और शादी के तीसरे दिन वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं कभी भाभी की तरफ देखती
تو کبھی ابا کی طرف۔ سبھی پریشان کھڑے تھے پر ابا کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ بیٹا، اس کے گھر والوں کو کال کرو، وہ آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ ویسے بھی جوان لڑکیوں کو ان کے سسرال میں نہیں دفنایا جاتا۔ بھائی نے بھابھی کے میکے والوں کو کال کی۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے آ کر بھائی کو بہت دھمکیاں دی، کہنے لگے کہ ہم اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم کروائیں گے، تم نے ہی ہماری بیٹی کو جان سے مارا ہے، یقیناً تم نہیں چاہتے ہوگے کہ اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ باقی کی زندگی یہ سنتے گزار دوں کہ حور کے پہلو میں لنگور بیٹھا ہے۔ بھائی کے سر پر بہت سارے الزامات آ گئے تھے۔ بھابھی کے میکے والے بھائی پر یہی الزام لگا رہے تھے کہ تم نے ہماری بیٹی کو زہر دے کر مارا ہے، مگر ابا بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں بھابھی کے کمرے سے نکال دیا، بولے کہ ہمیں اپنی بیٹی کے کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ ہم سب باہر آ گئے۔ جب ان لوگوں نے تلاشی لے لی اور ان لوگوں کے ہتھے کچھ نہ چڑھا تو بھابھی کے میکے والے بہت ساری باتیں سنا کر چلے گئے تھے۔ بھائی کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھابھی کیوں روتی رہتی تھی، کیوں وہ یہ کہتی تھی کہ میں مر جاؤں گی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اور ابا کا بھابھی سے کیا تعلق تھا؟ بھائی کے سسرال والوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم کروائیں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی جان خود لی ہے یا اسے مارا گیا ہے۔ جو بھی تھا، بھائی کو پولیس نے تھانے کی تفتیش میں شامل کر لیا تھا۔ بھائی کو پولیس گھر سے اٹھا کر لے گئی تھی۔ امی بہت رو رہی تھی۔ بھائی تھانے میں تھا اور ہم اس کی کوئی خبر گیری نہیں کر سکتے تھے۔ ادھر بھابھی کے کمرے کو ان کے گھر والوں نے بند کر دیا تھا، ہمیں بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تبھی ہمارے گھر میں پولیس کی ٹیم آئی۔ ابا نے بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے تو وہاں سے جانے کا کہا، لیکن پولیس والوں کو نہ جانے دیا۔ ابا کیا کیا دکھاتے رہے۔ اس کے بعد پولیس وہاں سے چلی گئی۔ شام تک بھائی گھر آ گئے تھے۔ بھائی کے گھر آنے کے بعد میں نے دیکھا ابا خاموشی سے بیٹھے بھائی کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ بیٹا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ سوچ لو، پر تمہیں تو اپنا باپ ہمیشہ ہی غلط لگتا تھا۔ ابا یہ باتیں کر رہے تھے کہ میں بھی وہاں آ گئی۔ خدا کے لیے بابا، اب تو مجھے بتا دیں کہ کیا بات تھی۔ میں تھک گئی ہوں یہ پہیلیاں بوجھتے بوجھتے۔ اب میں اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوں کہ مجھے گھر کے معاملات کا پتہ نہ ہو یا میں میاں بیوی کے تعلق کو نہ سمجھ سکوں۔ ابا، میری بھی شادی کی عمر ہے، مجھے اس گھر کے ہر مسئلے کو جاننے کا حق ہے۔ اچھا آؤ بیٹی، میں تمہیں بھی ساری بات بتاتا ہوں، لیکن وعدہ کرو تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی، ورنہ خاندان والے اور محلے والے لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ جو بھی تھا وہ کسی کی بیٹی تھی، کسی کی عزت تھی، اس دنیا سے چلی گئی تو اب ہمیں اس کا بھرم رکھنا ہے۔ ابا نے یہ کہہ کر میرے سامنے ایک خط کر دیا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ وہی کاغذ ہے جو میں نے پچھلی رات بھابھی کو دیا تھا۔ بھابھی نے ہی مجھ سے کاغذ قلم مانگا تھا۔ میں جیسے ہی بھابھی کا لکھا ہوا خط پڑھتی گئی، میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے لیے وہ خط پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آئی تھی کہ بھابھی مجھے اس رات اپنے کمرے میں رکنے کا کیوں کہہ رہی تھی کہ اگر تم یہاں نہیں رکی تو میں مر جاؤں گی، اور وہ بیچاری واقعی مر گئی تھی۔ پر ابا، اس کے پیچھے جس کا قصور ہے آپ نے تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا۔ ابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کس کا قصور ہے بیٹی؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ابا؟ اس کے پیچھے جو بھی ہے ہمیں سب کے سامنے لانا چاہیے۔ ہاں بیٹا، یہ بات تو تم نے بالکل صحیح کہی ہے، یہ تو پولیس کا کام ہے۔ ہم شریف لوگ ہیں، ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اور ابا باتیں کر ہی رہے تھے کہ بھائی پھر سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ابا کے قدموں میں بیٹھ کر ابا کے پاؤں پکڑ لیے اور معافی مانگنے لگا۔ ابا، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسی عورت ہے۔ جب اس نے پہلی رات کو ہی آپ پر الزام لگایا تو وہ مجھے بہت زیادہ مظلوم لگی تھی۔ اس نے اپنے آنسو بہا بہا کر مجھے یہ بتانے کی کوشش کی کہ تمہارا باپ مجھے ڈرانے کے لیے کمرے میں آیا تھا، وہ میرے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا چاہتا تھا۔ شادی سے پہلے بھی تمہارے باپ کی مجھ پر بری نظر تھی۔ جب میں نے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی تو وہ مجھے دھمکی دیتا تھا کہ اگر تم اپنے شوہر کے پاس گئی تو میں تمہاری جان لے لوں گا اور تمہارے گھر والوں کو بھی مار ڈالوں گا، اس لیے میں تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔
ابا اس دن مجھے آپ سے بہت نفرت ہوئی تھی۔ میں پوری رات اپنے کمرے سے باہر بیٹھا رہا تھا، جبکہ آپ تو میری بیوی کو مبارکباد دینے کے لیے کمرے میں گئے تھے اور اس نے آپ پر کیا الزام لگا دیا۔ میں نے آپ کا دیا ہوا تحفہ بھی جلا دیا تھا۔ اس نے مجھ سے ایسی باتیں کہی تھی جن پر یقین نہ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں تو اس پر یقین کر بیٹھا تھا، لیکن ابا اس نے مرنے سے پہلے سب سچ بول دیا تھا۔ اس نے بتا دیا کہ جو اسے ڈرا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سابقہ منگیتر تھا، جس کے ساتھ وہ ایک بیوی کی طرح رہ رہی تھی۔ اس لڑکے کے پاس میری بیوی کی بہت ساری غلط تصویریں موجود تھیں جنہیں اس نے صحیح وقت آنے پر استعمال کیا تھا۔ میری بیوی کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر وہ میرے قریب گئی تو وہ اسے ان تصویروں کے ساتھ بدنام کر دے گا۔ اس کا منگیتر شادی والی رات ہی یہ تصویریں میری بیوی کو دے گیا تھا اور یہ خط بھی، جس میں لکھا ہے کہ تم اپنے سسر پر الزام لگا کر اپنے شوہر سے طلاق لو گی اور مجھ سے شادی کرو گی، ورنہ وہ یہ تصاویر سب کو دکھا کر اسے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ میری بیوی نے پہلی رات ہی آپ پر الزام لگا دیا، پھر آپ اسے کمرے میں سمجھاتے بھی رہے کہ یہ سب غلط ہے، تم اپنی پچھلی زندگی بھلا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، مگر وہ تو الٹا رونے اور چیخنے لگ جاتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی سچی ہے۔ ابا مجھے معاف کر دیں، تب بھی تو میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن مجھے پکا یقین ہے میرے ہاتھ اٹھانے پر اس نے اپنی جان نہیں لی بلکہ بدنامی کے خوف سے اپنی جان لی ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا جب پولیس والوں کو ساری بات سچ سچ بتا دی اور وہ تصویر اور خط بھی دکھایا۔ تب پولیس والوں نے میرے بھائی کو چھوڑ دیا تھا اور بھابھی کے سابقہ منگیتر کو پکڑ لیا تھا۔ اس نے بیان دیا تھا کہ بھابھی کی موت والی رات اس نے بھابھی کو گھر سے بھاگنے کی دھمکی دی تھی، مگر بھابھی تھک چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ان کا سابقہ منگیتر اب پوری زندگی انہیں بلیک میل کرتا رہے گا، اس لیے انہوں نے یہ قصہ ختم کرنے کے لیے اپنی جان لے لی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ بھائی کے چہرے پر اب کوئی ملال نہیں تھا۔ بھائی اپنی بیوی سے شرمندہ بھی نہیں تھا۔ سچ بات یہ ہے، جو عورت وفا نہ کرے تو مرد بھی اس کی عزت نہیں کرتا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے اس عمر میں میرے باپ کو بدنامی سے بچا لیا، ورنہ بھابھی کے منگیتر نے تو ہمیں بدنام کرنے کا پورا پلان بنایا ہوا تھا، اور جو کچھ بھابھی نے اپنے ساتھ کیا تھا اس پر ہم سب گھر والوں کو بہت افسوس ہوا تھا، مگر اب ہم سب ان کی مغفرت کی دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔